इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और खबर सबसे पहले पंजाब से, जहां पर मनरेगा के संशोधन बिल को लेकर पंजाब में सियासी माहौल गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में इस बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंध ने एक दिन के इस विशेष सत्र के दौरान सदन में यह प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा। आम आदमी पार्टी के विधायक मजदूरों से भरवाए गए विरोध पत्रों के बंडल सिर पर रखकर विधानसभा पहुंचे। विभिन्न इलाकों से मजदूरों को भी विधानसभा की कार्यवाही को दिखाने के लिए बुलाया गया, जबकि प्रदेश भर में बड़ी संख्या में मजदूरों से इसके विरोध में पत्र भरवाए गए हैं। और इसको लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब की मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और उसे मानना केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। केवल विरोध करने के लिए विरोध करना न तो लोकतांत्रिक है और न ही संवैधानिक। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में वीवी रामजी एक्ट के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया। और इसको लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मान सरकार पर प्रहार किया है। सारे मानयोग मैंबरां ने कहा कि कुर्बानी इन्नी लासानी यदी किते उदाहरण नहीं मिलती। उमरां इन्नियां छोटियां सी तां जदों असीं अपने बच्चों नाल उन्हां उमरां नूं कंपेयर करते हैं तां फिर उदों ये एहसास हुंदा है कि की बीती होगी जिहड़े इन्नी छोटी उम्र के बच्चों ते जदों इस बहुत ठंड दे विच जुल्म हो रहे होने, तशद्दुद हो रहे होंगे। पद्मश्री भाई हरजिंदर जी श्रीनगर वाले, उन्होंने लाइनां ने लिखिया हुई, उन्होंने खुद गाइया। माता गुजरी जी वल्लों लिख रहे ने। केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अब रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और इसके लिए राय ली जाती है अर्थशास्त्रियों से भी, आम लोगों से भी, और ये मंथन का कार्य शुरू हो गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने अर्थशास्त्रियों और विभिन्न सेक्टर्स के विशेषज्ञों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में आगामी बजट को लेकर उनके सुझाव और विचार प्रधानमंत्री ने सुने। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, आयोग के अन्य सदस्य, अर्थशास्त्री और सेक्टर एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बजट टारगेटेड फिस्कल सपोर्ट के जरिए मजबूत घरेलू मांग को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति दे सकता है, जो आरबीआई के ग्रोथ ओरिएंटेड मौद्रिक रुख का पूरक होगा। हालांकि इनकम टैक्स और जीएसटी के सुधारों से कुछ राजस्व नुकसान की आशंका है, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू और खर्च में कटौती से सरकार राजकोषीय घाटे और पूंजीगत व्यय के लक्ष्यों को साध सकती है। हाल ही में तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से जैसे कदम भी राजस्व बढ़ाने में मददगार माने जा रहे हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जाने माने अर्थशास्त्रियों और अलग अलग सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ मुलाकात की और बजट में किन सेक्टर्स को प्राथमिकता देनी है, किस तरह का बजट हो, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की।
और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं उनके पीसी में। भवन विहीन छात्रावास से विगत वर्षों में 63 नवीन भवन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 33 भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। शेष 30 भवन अभी निर्माणाधीन है। इसी वित्त वर्षों में 80 से अधिक नवीन भवनों का निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाने की योजना है। हमारी सरकार का प्रयास होगा कि आगामी 3 वर्षों में सभी भवन विहीन छात्रावासों हेतु नवीन भवन छात्रावास का निर्माण करा लिया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि इन सभी छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें छात्रावास भवन की मरम्मत, रसोई घर का उन्नयन, वाईफाई सुविधा, ई लाइब्रेरी तथा रेस्ट मॉडल पर सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। हमारी सरकार कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करती है। भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं में राशि रुपये 2,50,000 की वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशि रुपये 8 लाख की आय सीमा तक के परिवार के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन ही समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में 49,47,000 विद्यार्थियों को 2,224 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरण की है। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययनरत 1819 छात्रों को रुपये 6,26,03,000 का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया गया। राज्य की छात्रवृत्ति पर हमारे बच्चे IIM, IIT, NIT और NLIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के जो बच्चे घर से बाहर पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को आवास सहायता योजना से लाभ दिया जा रहा है। गत वर्ष 1,48,000 से अधिक आवेदकों को लगभग रुपये 130 करोड़ से आवास सहायता योजना का लाभ दिया गया। इस वर्ष योजना में राशि रुपये 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार दिल्ली में पढ़ने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित दिल्ली छात्र गृह योजना में सीट क्षमता 50 से बढ़ाकर इस वर्ष 100 सीट की जाएगी तथा वर्तमान शिष्यवृत्ति 1,600 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक किए जाएंगे। हमारी सरकार के द्वारा नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सभी 10 संभागीय मुख्यालयों में ज्ञानोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। विशिष्ट विद्यालयों में विद्यार्थियों को CBSE पाठ्यक्रम में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रति विद्यालय 640 विद्यार्थियों के मान से 6,400 विद्यार्थी हेतु सुविधा उपलब्ध है। प्रति व्यक्ति प्रति विद्यालय लगभग 25 करोड़ के प्रशासकीय भवन बालक और कन्या छात्रावास बनाए गए हैं। हमारी सरकार द्वारा
4 नए ज्ञानोदय विद्यालय स्वीकृत करते हुए उनके भवन आदि का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाने का प्रस्ताव है। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईआर में 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, लेकिन अब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, तो बाकी मतदाता कहां से आ गए। इस सवाल पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि एसआईआर में जो मतदाता लिस्ट है उसको फिल्टर करके सही करने का काम है। लगातार एसआईआर का विरोध करके कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ये साबित करने का काम कर रही है कि उसको लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के शुद्धिकरण से कोई मतलब नहीं है। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी को सबसे पहले ये समझना चाहिए, पहले खुद ये समझना चाहिए, या ऐसा लगता है कि वो समझ रही है, जानबूझ के ना समझने का नाटक कर रही है कि एसआईआर जो है ये नाम जोड़ने और घटाने का कोई अभियान नहीं है। ये जो मतदाता लिस्ट है उसको फिल्टर करके उसको सही करने का अभियान है। कई ऐसी विधानसभाएं हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का देहांत हो गया है, तो क्या उनके नाम भी मतदाता लिस्ट में होने चाहिए? कई 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 ऐसी जगह है जहाँ के लोग माइग्रेट करके कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, तो क्या उनके नाम भी वोटर लिस्ट में होना चाहिए? कई ऐसे लोग हैं जिनको नए नाम जिनको ऐड होने हैं, तो उनके नाम भी ऐड होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक ढांचे में अगर सही तरीके से चुनाव होंगे, पारदर्शी और फेयर चुनाव होंगे, तो इससे हमारा लोकतांत्रिक स्तंभ मजबूत होगा। लेकिन लगातार एसआईआर का विरोध करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये साबित कर रही है कि उसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के शुद्धिकरण से कहीं कोई मतलब नहीं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी तो भारत का लोकतंत्र और खूबसूरत बनेगा। और खबर देवरिया से, जहां पर दारू तस्करी का खुलासा हुआ है। वायरल वीडियो में पुलिस और आबकारी विभाग की पोल इस वायरल वीडियो ने खोल दी है। देसी दारू के ठेके का शटर खोलकर तस्करी के लिए दारू ले जाते हुए तस्कर इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तस्करों का देवरिया से बिहार तक का नेटवर्क है। वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है और अब जिम्मेदारों की नींद खुली है। कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। ये वायरल वीडियो आप देख रहे हैं किस तरह से शटर को उठाया गया है और तस्करी यहां से शुरू हो रही है। ये शराब अवैध ढंग से देसी दारू लेकर तस्करी के लिए जाया जा रहा है। और जब ये वीडियो सामने आया है तब कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है, कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और खबर सीतापुर से, सीतापुर की जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर तहसील प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खैराबाद थाना क्षेत्र के बक्सरिया टोला में नजूल की जमीन पर बने गेस्ट हाउस को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। न्यायपालिका ने कई बार नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद गेस्ट हाउस में नया निर्माण किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि वर्षों से नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करके गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस बल मौजूद था। लखनऊ के लुलु मॉल में अकाउंट सीज हो गया है। इनकम टैक्स ने लुलु मॉल के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। यह मामला 27 करोड़ के टैक्स से जुड़ा हुआ है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मॉल ने 27 करोड़ की रकम पर टैक्स नहीं जमा किया था, जिसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के बैंक ऑफ बड़ौदा में लुलु बैंक के अकाउंट्स हैं और लुलु मॉल
का बैंक अकाउंट है और इस मॉल पर करोड़ों के टैक्स की चोरी का आरोप है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2025 के टैक्स का निरीक्षण करने के बाद यह एक्शन लिया है। आयकर विभाग के इस एक्शन के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। और खबर देवरिया से। देवरिया में अवैध शराब का काला कारोबार लगातार बढ़ रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत एक ही दिन में अंग्रेजी, देसी और कच्ची शराब की तस्करी में लिप्त 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सलेमपुर में 43.2 लीटर अंग्रेजी शराब, श्रीरामपुर में 135 लीटर देसी शराब और बघौच घाट में 105 लीटर कच्ची शराब, 600 किलो लहन और पूरा शराब का जो कारखाना है उसको पकड़ा गया है, बरामद किया गया है। बरामद करने के बाद अभियुक्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक बबन यादव है, जिस पर कई संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं। अब सवाल है कि और जो इसमें शामिल हैं, जो नेटवर्क है, उन लोगों को कब पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। और खबर सुपौल से है। बिहार के सुपौल में जहां भीषण ठंड के चलते जिला प्रशासन के निर्देश पर अस्पताल का निरीक्षण किया गया और मरीज को ठंड से राहत के लिए इंतजाम का जायजा भी लिया गया है प्रशासन के द्वारा। निरीक्षण पिपरा बीडीओ अमरेंद्र पंडित और सीओ उमा कुमारी ने किया है। बीडीओ अमरेंद्र कुमार पंडित ने कहा कि लगातार ठंड के चलते अस्पतालों में मरीजों को दिक्कतें किस तरह की आ रही हैं, किस तरह की वहां पर व्यवस्था है, इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर निरीक्षण किया गया। ठंड से राहत के लिए मरीजों को कंबल, हीटर और उनके लिए अलाव की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है। अस्पताल जिलाधिकारी सुपौल द्वारा निर्देश दिया गया था कि सभी जगह जो मरीज हैं उनको सुविधा मुकम्मल या अन्य कोई सुविधा तो नहीं हो रही है बढ़ती ठंड को देखते हुए, तो हम लोग उसी की जांच में आ जाए थे। सभी को कंबल दिया गया है। सभी ने जो रोगी थे, सभी जो पेशेंट हैं, उनके परिवार वालों ने संतुष्टि व्यक्त की है। और हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो सभी रूम में हीटर और बाहर अलाव का व्यवस्था हमेशा चलते रहेगा जब तक ये ठंड की व्यवस्था। उनको यहाँ की ठंडा में कंबल सप्लाई है कि नहीं, आग जल रहा है कि नहीं, जिला प्रशासन से भी लोग आए थे तो वो सब देख के गए, फोटो वगैरह लेकर के गए हैं। हमारे यहाँ सारा व्यवस्था था, जिला प्रशासन प्रखंड स्तर से भी हमारी तरफ से भी था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।